सबसे पहले हम बात करेंगे रोल ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम के बारे में। नेशनल इनकम को हम क्यों मेजर करते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इट हेल्प्स इन क्वांटिफाइंग इकोनॉमिक ग्रोथ। जब हम जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं, जब हम इस नेशनल इनकम को मेजर करते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ किस तरीके की हो रही है। हमें पता चलता है कि हमारी इकोनॉमी की एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है। हमें पता चलता है कि हमारी जो भी पॉलिसीज़ हैं, हमारा जो भी गोल है, हम उसकी तरफ जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। हमें पता चलता है कि कौन सा सेक्टर हमारा मजबूत है, कौन सा सेक्टर हमारा कमज़ोर है। हमें पता चलता है कि आगे हमें किस चीज़ पे और काम करना है। तो एग्जैक्टली हमारी इकोनॉमी की सिचुएशन क्या है वो पता चलती है इस मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम से। इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड पोटेंशियल ऑफ इकोनॉमी। हमारे इकोनॉमी का पोटेंशियल क्या है, हम कितना और आगे जा सकते हैं, किस सेक्टर में हमें और बेहतर करने की ज़रूरत है, कहाँ हमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है और कहाँ इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वो पोटेंशियल ऑफ इकोनॉमी के बारे में पता चलता है इस मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम से। इट हेल्प्स अस टू टेक स्टेप्स। हमारी सरकार को एग्जैक्टली आइडिया लग जाता है कि यार इतनी हमारी इकोनॉमी है, इतना हमारा ग्रोथ का पोटेंशियल है, इतना रेट पे हम ग्रो कर रहे हैं, ये सेक्टर हमारा मजबूत है, ये सेक्टर हमारा कमज़ोर है। गवर्नमेंट डिसाइड कर पाती है उसकी आगे की पॉलिसी को। गवर्नमेंट डिसाइड कर पाती है कि कैसे इन इक्वालिटीज़ को रिड्यूस करना है। गवर्नमेंट डिसाइड कर पाती है कि कैसे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन करना है। गवर्नमेंट डिसाइड कर पाती है कि कैसे पिछड़े लोगों को बराबर लेके आना है, साथ में लेके आना है। इट हेल्प्स इन फोरकास्टिंग टैक्स रेवेन्यूज़। हमें पता चलता है कि यार ओवरऑल हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ ऐसी है, तो गवर्नमेंट को एक आइडिया लग जाता है कि इतना टैक्स रेवेन्यू आने वाला है। और जब गवर्नमेंट को पता चलेगा कि कितना टैक्स रेवेन्यू आने वाला है, तो गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ को और थोड़ा बेहतर तरीके से प्लान कर पाएगी। इट हेल्प्स द कॉरपोरेट सेक्टर इन प्लानिंग। कॉरपोरेट सेक्टर अपने बिजनेस एक्टिविटीज़ को और थोड़ा बेहतर तरीके से प्लान कर पाता है, अपने इन्वेस्टमेंट को और थोड़ा बेहतर तरीके से प्लान कर पाता है। कॉरपोरेट सेक्टर को पहले से पता चल जाता है, इस इकोनॉमिक ग्रोथ का आइडिया लग जाता है, पता चल जाता है कि कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पे और थोड़ी मजबूती आने वाली है, इन्फ्लेशन की सिचुएशन क्या रहने वाली है, प्रोडक्शन कितना करना है, कम करना है, ज़्यादा करना है। ऐसी बहुत सारी चीज़ों को कॉरपोरेट सेक्टर प्लान कर पाता है। इट गिव्स एन आइडिया अबाउट इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन है, इकोनॉमी में सिचुएशन क्या है, उसके बारे में भी हमें पता चलता है। और बेहद इंपॉर्टेंट, इट हेल्प्स अस कंपेयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन डिफरेंट कंट्रीज एंड ऑफ पीपल लिविंग इन सेम कंट्री। हमारे कंट्री में जो वेरियस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हैं, उनकी कंडीशन क्या है, कौन आगे है, कौन पीछे है, कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन हैव्स हैं, कौन हैव नॉट्स हैं, वो कंपैरिजन कर पाते हैं हम इस इकोनॉमिक ग्रोथ के थ्रू, इस नेशनल इनकम के मेजरमेंट के थ्रू। और दूसरा, डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है। यूएस में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, इंडिया में कैसा है, पाकिस्तान में कैसा है, इधर चाइना में कैसा है, ये सब कुछ हम कंपेयर कर पाते हैं इस नेशनल इनकम के मेजरमेंट से। बहुत सिंपल, इसको आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। ये तो बेसिक पॉइंट्स दे रखे हैं, इनको दिमाग में रखो कि भाई इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में पता चलता है, एग्जैक्ट सिचुएशन ऑफ इकोनॉमी के बारे में पता चलता है, हमें समझ में आता है कि हमारे इकोनॉमी का पोटेंशियल क्या है। सरकार एडिक्वेट स्टेप्स ले सकती है, प्लान कर सकती है और देख सकती है कि कैसे इनइक्वालिटीज़ को रिड्यूस करना है। टैक्स रेवेन्यू को फोरकास्ट करने में मदद मिलती है। कॉरपोरेट सेक्टर अपनी प्लानिंग को और बेहतर तरीके से कर सकता है। इन्फ्लेशन का सिचुएशन क्या है, डिफ्लेशन का सिचुएशन क्या है, उसका आइडिया लगता है। और विद इन आवर कंट्री एंड इंटरनेशनल लेवल पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, वो कंपैरिजन किया जा सकता है इस नेशनल इनकम से, इस जीडीपी के मेजरमेंट से। दूसरा सवाल आता है कि लिमिटेशंस क्या है, लिमिटेशंस इन मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। लिमिटेशन, हमें इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के बारे में तो पता चल जाता है, लेकिन सोशल वेलफेयर के बारे में पता नहीं चलता है। ये पता नहीं चलता है कि किस इंसान की ज़िंदगी थोड़ी और बेहतर हो रही है। ये पता नहीं चलता है एग्जैक्टली कि हैव नॉट्स के लिए अपन ने क्या किया है। हम पर कैपिटा इनकम तो निकाल लेंगे, हमें ये पता चल जाएगा कि पर कैपिटा इनकम कितनी है। हम जीडीपी तो निकाल लेंगे, हमें पता चल जाएगा कि हमारे यहाँ पे ओवरऑल प्रोडक्शन कितना है। लेकिन सोशल वेलफेयर हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ये सभी लोगों तक पर्कुलेट कर रही है नहीं कर रही है, उसका आइडिया नहीं लगता है हमें इस जीडीपी के कैलकुलेशन से। ये जो कैलकुलेशन है इसमें नॉन मार्केट ट्रांजैक्शंस को कैप्चर नहीं किया जाता है। जैसे होम मेकर्स, आपकी मदर है, वो घर पे काम करती हैं, उनके घर के काम की एक इकोनॉमिक वैल्यू है, लेकिन ये जीडीपी उसको कंसिडर नहीं करती, उसको कैलकुलेट नहीं करती है।
गांव में थोड़ा बहुत अगर बार्टर सिस्टम चलता है तो उस बार्टर सिस्टम को भी ये जीडीपी अकाउंट में नहीं लेती है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि जो होम मेकर्स का काम है उसको कैलकुलेशन में नहीं लिया जाता है अंडर दिस जीडीपी। नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज जो होती हैं इकोनॉमी की, उनको भी अकाउंट में नहीं लिया जाता है। जैसे आप डेवलपमेंट कर रहे हो, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पे आपने कितना एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन किया, आपने कितना वेस्ट का जनरेशन किया, आपने ओवरऑल लाइफ को कितना नुकसान पहुंचाया, उसको अकाउंट में नहीं लिया जाता है। और कभी कभी या अक्सर ये देखने को मिलता है कि जीडीपी का जो डेटा कलेक्शन है वो अपने आप में बेहद डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। जब हमने मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी के बारे में पढ़ा था तो ये बोला था कि तीनों ही मेथड्स के थ्रू जो वैल्यू है वो सेम आनी चाहिए, लेकिन कभी कभी सेम नहीं आती। तो सरकार क्या कहती है कि भैया डिस्क्रिपेंसी है। डिस्क्रिपेंसी का मतलब कि डेटा कलेक्शन ठीक से नहीं हो पाया है, कुछ डेटा अभी आना रह गया है या अभी तक आया नहीं है या कुछ गड़बड़ हो गई है। तो ये जो डेटा कलेक्शन है ये भी अपने आप में डिफ़िकल्ट है। इतने बड़े कंट्री में इतने लार्ज स्केल पे वॉल्यूम पे डेटा को कलेक्ट करना अपने आप में चैलेंजिंग होता है। और दूसरा, हमारे यहाँ पे तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी लंबा चौड़ा है। हमारे यहाँ पे तो सेविंग्स का भी एक डिफरेंट एस्पेक्ट है कि सेविंग्स भी पूरी तरीके से बैंक में नहीं की जाती, मसाले के डब्बे में की जाती है। तो डेटा कैसे कलेक्ट किया जाए वो अपने आप में डिफ़िकल्ट है। लिमिटेशंस जो कि बड़ी हैं, एक तो सोशल वेलफेयर को मेजर नहीं किया जा सकता इस जीडीपी से, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये। दूसरा, नॉन मार्केट ट्रांजेक्शन्स को कंसिडर नहीं किया जाता, कैप्चर नहीं किया जाता इस जीडीपी में, जैसे होम मेकर्स का जो भी कामकाज है। नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ ऑफ इकोनॉमी को कंसिडर नहीं किया जाता। आप डेवलपमेंट कर रहे हो, लेकिन उस डेवलपमेंट के नाम पे आपने कितना एनवायरनमेंट डिग्रेड कर दिया, आपने कितना वेस्ट जनरेट कर दिया, आपने कितना पॉल्यूट कर दिया एनवायरनमेंट को, ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कितना नुकसान हो गया, उस सब को अकाउंट में नहीं लिया जाता इस जीडीपी में। और डेटा कलेक्शन भी अपने आप में डिफ़िकल्ट होता है। ये दोनों ही टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इकोनॉमी समझ में आ रही है, अगर आपको इकोनॉमी कैसे फंक्शन करती है वो समझ में आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली समझ में आनी चाहिए। अभी नहीं आ रही हैं तो धीरे धीरे आने लगेंगी, आपको समझ आने लगेगा कि इसकी कमियां क्या हैं। फिर इसके बाद बात आती है शेप्स ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी के बारे में। कोई भी इकोनॉमी नीचे जाती है, डिप्रेशन में जाती है, रिसेशन में जाती है। जब इकोनॉमी डिप्रेशन में जाती है तो किस तरीके से रिकवर करती है, उसके शेप्स के बारे में अपन बात कर रहे हैं। सबसे पहला है जेड शेप्ड रिकवरी। ये जो जेड शेप्ड रिकवरी होती है ये सबसे ऑप्टिमिस्टिक रिकवरी है, ये सबसे बढ़िया रिकवरी है। बेसिकली होता क्या है कि इकोनॉमी रिकवर करती है बेहद क्विकली। जैसे ये जो इकोनॉमी है वो पहले कुछ इस तरीके से टेंजेंट को फॉलो कर रही थी, कोई सिचुएशन हुई, जैसे कोविड-19 आ गया, कोविड-19 आया और इकोनॉमी एकदम से नीचे चली गई। लेकिन जो रिकवरी है वो भी बेहद क्विक है, एकदम से क्विकली रिकवर कर रही है इकोनॉमी, और रिकवर करने के बाद वापस से एक बार फिर से अपने टेंजेंट पे ग्रो करने की शुरुआत कर रही है। मतलब जेड शेप्ड रिकवरी जो होती है वो आइडियल रिकवरी होती है, वो ऑप्टिमिस्टिक रिकवरी होती है। दूसरी है वी शेप्ड रिकवरी। ये जो वी शेप्ड रिकवरी होती है ये भी ठीक है, इसमें भी कमी नहीं है, लेकिन हाँ वी शेप में जो रिकवरी हो रही है वो रिकवरी उतना क्विकली नहीं हो रही है जितना जेड शेप में हो रही थी। इसमें इकोनॉमी अपने एक टेंजेंट पे ग्रो कर रही है, फिर इकोनॉमी नीचे जाएगी और फिर धीरे कंपैरेटिवली स्लोली रिकवर करेगी और रिकवर करते करते वापस से अपने टेंजेंट पे आ जाएगी। तीसरी है यू शेप्ड रिकवरी। ये जो यू शेप्ड रिकवरी है ये वी शेप के कंपैरिजन में और थोड़ा स्लोली रिकवर करती है। मतलब इकोनॉमी जो है वो नीचे जाती है और फिर एक लंबे टाइम तक थोड़ा स्ट्रगल करती है और धीरे धीरे स्लोली ग्रो करने की शुरुआत करती है और अल्टीमेटली अपने नॉर्मल टेंजेंट पे आ जाती है। मतलब सबसे बढ़िया रिकवरी कौन सी है? जेड शेप्ड वाली। फिर दूसरे नंबर पे कौन सी आती है? वी शेप वाली। फिर तीसरे पे कौन सी आती है? यू शेप वाली। एक होती है डब्ल्यू शेप की रिकवरी। ये बड़ा डेंजरस सिनेरियो है। जैसे आपको दिख रहा होगा डब्ल्यू शेप में क्या होता है कि इकोनॉमी नीचे जाती है फिर एक बार से रिकवर करने की शुरुआत करती है, लेकिन पूरी तरीके से रिकवर नहीं कर पाती है और एक बार फिर से नीचे जाने की शुरुआत कर देती है। फिर नीचे जाती है, फिर दोबारा से रिकवर करने की शुरुआत करती है और जब दोबारा से रिकवर करती है तब जाके वापस से अपने नॉर्मल टेंजेंट पे आती है। ग्रोथ फॉल्स एंड राइजेस बट फॉल्स अगेन बिफोर रिकवरिंग येट अगेन। मतलब ये जो डब्ल्यू शेप्ड रिकवरी है इसमें लंबा टाइम लगता है इकोनॉमी को रिकवर होने में। फिर इसके बाद है एल शेप्ड रिकवरी। ये सबसे खराब सिनेरियो है। देखो एल शेप्ड रिकवरी में क्या होता है कि इकोनॉमी जो है वो नीचे जाती है
और नीचे जाने के बाद स्टेगनेंट हो जाती है, वहीं पर रुक जाती है और एक लंबे टाइम पीरियड के लिए इकोनॉमी रिकवर कर ही नहीं पाती है, बड़ा लंबा टाइम लगता है रिकवर करने में। ये सबसे खराब सिनेरियो है। द इकोनॉमी फॉल्स देन स्टेगनेट्स एंड डज नॉट रिकवर फॉर अ लॉन्ग टाइम। और लास्ट है के शेप्ड रिकवरी। के शेप्ड रिकवरी में क्या होता है? के शेप्ड रिकवरी में सोसाइटी में डिवीजन क्रिएट हो जाता है। जैसे कोविड-19 आया, उससे पहले हमारी इकोनॉमी कुछ इस तरीके से ग्रो कर रही थी। कोविड-19 आया, एकदम से फॉल आया। जब इकोनॉमी ने रिकवर करने की शुरुआत करी तो जो कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं, जो कुछ अमीर लोग हैं, वो तो रिकवर कर गए, उनकी तो सिचुएशन बढ़िया हो गई, लेकिन जो गरीब आदमी है वो पिसता जा रहा है, वो अभी भी सफ़र कर रहा है, उसको अभी भी दिक्कतें आ रही हैं। मतलब ये जो हैव्स हैं, ये जो अमीर लोग हैं, इनकी रिकवरी बेटर है, ये लोग रिकवर हो रहे हैं, लेकिन ये जो हैव नॉट्स हैं, ये जो गरीब लोग हैं, ये अभी भी सफ़र कर रहे हैं, इनको अभी भी दिक्कत हो रही है। एक यहाँ पे दे रखा है शॉश। बेसिकली क्या है? वी और यू शेप के बीच में कोई एक कर्व बनता है कि मतलब जितना वी वाले शेप रिकवरी में क्विकली इकोनॉमी रिकवर कर रही थी, उतना क्विकली इकोनॉमी रिकवर करती नहीं है, लेकिन जितना यू शेप वाले में स्लोली इकोनॉमी रिकवर कर रही थी, उतना स्लोली भी रिकवर नहीं करती है। अपने को तो ये याद रखना है, जेड शेप्ड सबसे बढ़िया है। जेड शेप्ड में क्या होता है? इकोनॉमी बेहद जल्दी से रिकवर करती है। वी शेप्ड ठीक है, मतलब खराब सिनेरियो नहीं है, उतना फास्ट नहीं है जितना जेड शेप्ड में है, लेकिन उतना स्लो भी नहीं है कि चीज़ें खराब हो जाएं। तीसरा यू शेप्ड, वी के कंपैरिजन में और थोड़ा धीमे धीमे इकोनॉमी रिकवर करती है। डब्ल्यू शेप्ड बड़ा डेंजरस सिनेरियो है। कैसे? इकोनॉमी गिरेगी, फिर रिकवर करने की शुरुआत करेगी, लेकिन एक बार फिर से पूरी तरीके से रिकवर होने से पहले ही गिरने की शुरुआत कर देगी और फिर वापस से रिकवर करेगी। मतलब रिकवर करने में एक बड़ा लंबा टाइम लगता है। एल शेप्ड रिकवरी सबसे खराब सिनेरियो। इकोनॉमी गिरेगी और गिरने के बाद एक लंबे टाइम तक रिसेशन में रहेगी या डिप्रेशन में रहेगी, एक लंबे टाइम तक इकोनॉमी वहीं के वहीं स्टेगनेंट हो जाएगी, रिकवर करेगी ही नहीं, बड़ा लंबा टाइम लगेगा रिकवर करने में। और लास्ट है के शेप्ड रिकवरी। बेसिकली ऐसी रिकवरी जहाँ पर रिच, जहाँ पर इंडस्ट्रियलिस्ट लोग जो हैं वो तो रिकवर कर जाते हैं, वो तो बेहतर हो जाते हैं, लेकिन जो गरीब आदमी है, जो हैव नॉट्स हैं, वो सफ़र करते रहते हैं, उनकी स्थिति बेहतर नहीं होती है। और ये बात हो गई शेप्स ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी के बारे में। आज के सेशन में एक तो हमने पढ़ा रोल के बारे में, दूसरा हमने बात की लिमिटेशंस के बारे में। ये तो मैं फिर बोल रहा हूँ कि इनको रटने की ज़रूरत नहीं है। इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग जैसे जैसे आपकी डेवलप होगी, ये सारी चीज़ें आप खुद लिख पाओगे। हाँ, एक बार ध्यान में रखो, दिमाग में बिठा लो थोड़ा बहुत। और ये जो शेप्स ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी हैं, इनको देख लो। इनमें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं कि कौन सी सबसे बढ़िया है, कौन सा सिनेरियो सबसे ख़राब है, इनका इम्प्लीकेशन क्या हो सकता है, वो थोड़ा दिमाग लगाओगे तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। इसके साथ आज की बातचीत अपनी ख़त्म हो गई। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।